दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी में आपका स्वागत है। 26 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 17+1 पहल हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। एक देश लिथुआनिया इससे अलग हो गया। 17+1 पहल जो है चाइना के द्वारा एक प्रायोजित पहल है। चाइना का एक प्रारूप है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत जो उसकी परियोजना है महत्वाकांक्षी, यूरोपीय कंट्रीज जो पूर्वी यूरोप के देश हैं और मध्य यूरोप के देश हैं उनको एक साथ लाने के लिए ये प्रारूप बनाया गया था। इससे लिथुआनिया भी अलग हो गया, इसलिए चर्चा में आया। इस पहल का जो प्रारूप है 17+1, ये चाइना के द्वारा वर्ष 2012 में बुडापेस्ट में इसका नेतृत्व किया गया था, इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य एवं पूर्वी यूरोप क्षेत्र के विकास के लिए, निवेश और व्यापार के लिए मध्य एवं पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों तथा बीजिंग के मध्य सहयोग का विस्तार करना था। ये 17 देश हैं यूरोपीय, और +1 मतलब चाइना का जो राजधानी है बीजिंग को ये इंगित करता है। इस मंच को व्यापक तौर पर चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल परियोजना के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इस पहल में यूरोपीय संघ के 12 सदस्य देश और 5 बाल्कन राष्ट्र शामिल हैं। IAEA अभी हाल ही में चर्चा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्यों चर्चा में रहा? हाल ही में ईरान की संसद के अध्यक्ष ने कहा है कि तेहरान और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जहां भी कार्यक्रम चलता है, कोई परमाणु कार्यक्रम जहां चलता है शांतिपूर्ण चल रहा है कि नहीं, इसकी देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में परमाणु निगरानी संस्था जाती है। तो इनके मध्य 3 महीने के निगरानी समझौते की अवधि पूरी हो गई है, और इसके साथ ही कुछ ईरानी परमाणु स्थलों के भीतर के क्षेत्रों तक इनकी पहुंच भी समाप्त हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के इतर, ये भीतर गलत लिखा है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। वैश्विक शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है, ध्यान रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत काम नहीं करता है, उसका कोई भी निकाय ये नहीं किसी प्रकार का। लेकिन इसलिए क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पे इसका मुख्यालय अवस्थित है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? कार्य के बारे में कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, सुदृढ़ और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य, और इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया है? चित्र में आपको दिख रहा है। हाल ही में केरल के किसान शाहजी एनएम को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। शाहजी एनएम को केरल का ट्यूबर मैन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 2012 में भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी इंडिया के साथ साझेदारी में जमीनी स्तर पर जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग और प्रशासन के उत्कृष्ट मॉडलों की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार शुरू किया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जैव विविधता का संरक्षण ये SDG जो हमारा गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य के किस नंबर के लक्ष्य में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डेली मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, तो उसी प्रक्रिया में आज का प्रश्न यह है, नेट जीरो बाई 2050, नेट जीरो बाई 2050। तो हाल ही में शून्य उत्सर्जन इसको कहते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए नेट जीरो बाय 2050 नाम से अपना रोड मैप जारी किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे प्रमुख तथ्य यही है कि ये रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। यह विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोड मैप है जिसे नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न होने वाले संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 सम्मेलन में अपनाया जाएगा। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का आप समझ लीजिए, COP26 का सम्मेलन होने वाला है ग्लासगो में, ओके, नवंबर 2021 में। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मध्य एक समग्र संतुलन स्थापित करना है।
यदि अभी भी देशों द्वारा जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं, जिसमें वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक लाना तथा वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना शामिल है, उसको पूरी तरह से हासिल कर लिया जाए तो उसके बाद भी वे वैश्विक ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने से काफी पीछे होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में बात करें तो वर्ष 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, अर्थात ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, स्वायत्त है। आईईए मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें इकोनॉमी, एनर्जी और इन्वायरमेंट 3 E's ऑफ आईईए के रूप में भी जाना जाता है। आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण इसमें शामिल हैं। भारत मार्च 2017 में आईईए का एसोसिएट सदस्य बना था। हालांकि भारत इससे पूर्व से ही संगठन के साथ कार्य कर रहा था, तो 2017 में भारत सदस्य बना था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने के लिए आईईए के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। आईईए द्वारा प्रतिवर्ष विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। पूछता भी है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईईए ही जारी करता है। भारत इजराइल कृषि सहयोग, भारत और इजराइल ने 3 वर्ष के संयुक्त कार्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2023 तक जारी रहेगा। कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस संयुक्त कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। भारतीय किसानों को इजराइल के खेत और जल प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने के लिए 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए थे। कृषि में एक मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे विलेज ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, पूछा भी गया इसके बारे में, को भी 8 राज्यों में 75 गांवों के भीतर बनाया जाएगा। यह नया कार्यक्रम 5वीं भारत इजराइल कृषि कार्य योजना है। आपको पता है इजराइल में कृषि और जो जल की सबसे उच्चतम और सबसे उत्तम प्रौद्योगिकी पाई जाती है। तो भारत में भी जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इजराइल, और जहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं है, सिंचाई के साधन बहुत कम है, वहाँ पे किस तरह से सिंचाई कराई जा सके, कृषि अच्छे से की जा सके, जल संरक्षित किया जा सके, भूजल संरक्षण किया जा सके, ये सभी चीज़ें सुनिश्चित हो सकेंगी। अभी 75 गांवों के भीतर ये बनाया जा रहा है। जब ये आदत लग जाएगी भारत में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने की, तो बाद में और भी इसका विस्तार होगा। एक दिन पूरे देश में ये विस्तारित हो जाएगा। यंग वॉरियर अभियान, ये क्या है? तो युवा मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और उसके सहयोगी संगठन युवाह, ये किसका सहयोगी संगठन है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का। इसके द्वारा यंग वॉरियर #यंग वॉरियर नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश भर में चल रहे कोविड-19 संकट को दूर करने के लिए युवाओं को शामिल करना है। इस अभियान में गलत सूचना का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण, टीकाकरण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता आदि के लिए पंजीकरण को प्रोत्साहन देना शामिल है। एटियन ग्लिचिच पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, हॉकी महासंघ का ये पुरस्कार है। ये हॉकी इंडिया को इस बार का दिया गया है, ध्यान रखिएगा, हॉकी के विकास और प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए एटियन ग्लिचिच पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हॉकी इंडिया को प्रदान किया गया है। येलो फंगस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस भी चर्चा में है। यह ऐसा पहला मामला येलो फंगस का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है। डॉक्टरों के अनुसार यह येलो फंगल ब्लैक और वाइट फंगस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। येलो फंगस के लक्षण नाक बहना और सिरदर्द जैसे ही हैं, लेकिन यह फंगस घाव को भरने नहीं देता है और इसी वजह से यह ज़्यादा खतरनाक कहा जाता है। येलो फंगस शरीर को अंदर से कमज़ोर करता है, जिससे पीड़ित मरीज को सुस्ती और भूख खत्म होने जैसी शिकायतें रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।